स्टार्ट कर लेते हैं। सो एक बारी दोबारा बता देते हैं, रिकॉर्डिंग अब शुरू हुई है ना हमारी। तो बच्चे गेल यूसेक लॉ क्या था? गेल यूसेक लॉ को हम याद करेंगे एज अ पीटी टीचर, कि गेल यूसेक जो थे वो एक पीटी टीचर थे। पीटी टीचर याद करने का क्या मतलब है कि गेल यूसेक ने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमें प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमें रिलेशन दिया था कि किसी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी P इज इक्वल टू के टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट के, यानी कि P इज इक्वल टू के टी, तो P बाई टी क्या आ जाएगा हमारा? कांस्टेंट। अब देखो बच्चे, हमने इसमें सीधी सीधी बात करी है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। तो ये क्या इन्वॉल्व करता है कि अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। दिस इज सजेस्टिंग दिस ओनली कि अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बट ऑब्वियस टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में? बेटा एक स्ट्रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, क्योंकि अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। सो गेल यूसेक लॉ सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? Yes, anyone having any problem? पीटी टीचर से क्लियर ना? ठीक है, क्लियर है। सुधांशु, शैलेश, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? निशा, सुमित, अभय, अमन, आयुष। ये देखो कितना प्यारा नाम रखा है किसी ने, माइन क्रेजी। माइन क्रेजी का सच में नाम क्या है? यस, माइन क्रेजी। कैटी वाली फोटो लगाई है कि पता नहीं क्या लगाया, छोटी है ना इसलिए मुझे दिख नहीं रहा, चाहे बेचारे ने शेर लगाया हो, है ना? क्लियर, वेरी गुड अभय, हिमांशु, श्रुति, आयुष, गुड। चलो, अब देखो बेटा, हम बात करेंगे अब एवोगैड्रो लॉ की। अब एवोगैड्रोस लॉ को याद करने की क्या टेक्निक है कि एवोगैड्रो नेवी में था। नेवी में था वो, मतलब उसने रिलेशन दिया था एन और बी के बीच में। एवोगैड्रो को कैसे याद रखेंगे कि एवोगैड्रो इज इन नेवी, मींस एन और बी के बीच में रिलेशन। क्या किसमें रिलेशन दिया था बेटा? अमाउंट ऑफ गैस और वॉल्यूम के बीच में। उन्होंने रिलेशन किसमें दिया था? अमाउंट ऑफ गैस और वॉल्यूम के बीच में। क्या बोला था उन्होंने कि इट स्टेट्स दैट गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, जो गैसेस इक्वल वॉल्यूम की होंगी और उनका टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम होगा, वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करती हैं। क्या बोला था उन्होंने कि जो भी गैसेस बच्चे इक्वल वॉल्यूम की होती है, सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में, वो क्या कंटेन करती है? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इट स्टेट्स दैट ऑल द गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम। और इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे हम? एनवी है, मैंने नेवी का बताया ना, तो रिलेशनशिप क्या था बेटा कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। एन यहाँ पे क्या है? एन इज अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस यानी कि आप क्या लिख सकते हो? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कि किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स? कौन बताएगा मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला? यस, हु इज गोना टेल मी? फटाफट से बता दो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, एब्सोल्युटली ट्रू। रोशनी, बिल्कुल सही है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालेंगे कि गिवन मास होता है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि स्मॉल m बाय m लिख सकते हैं। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m बाय m। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के बेटा हम क्या लगा सकते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम कोई कांस्टेंट k लगा दें। यस, लेट्स राइट सम ऑफ द कांस्टेंट k। तो हम इसको कैसे लगा देंगे? v इज इक्वल टू k ऑफ m बाय m। ठीक है ना, v को आप क्या लिखोगे? k ऑफ m बाय m। अच्छा, अगर हम मुझे इसको डेंसिटी की फॉर्म में लिखना हो बेटा, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। यस, मास बाय वॉल्यूम होती है, तो m की वैल्यू आ सकती है बेटा, k m बाय v है यहाँ पे। तो m इज इक्वल टू k इंटू
डेंसिटी। आप इसको डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। एवोगैड्रो लॉ इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। ऑल्दो एवोगैड्रो का क्या रहता है, V। एवोगैड्रो को आप इससे भी लिखोगे, V इज इक्वल टू के एम। ये दो चीजें आती हैं हमारे पास एवोगैड्रो लॉ के लिए। ये बात सबको क्लियर हुई? एवोगैड्रो सबको क्लियर हुआ या मैं रिपीट करूं? अगर बच्चे डाउट है तो लेट मी नो, आई विल रिपीट दिस। यस, किसी भी बच्चे को एवोगैड्रो में डाउट है तो प्लीज टेल सो दैट आई कैन रिपीट। अगर बच्चे समझ आ गया है तो आगे चलते हैं। यस, लेट मी नो फटाफट से। बच्चे के, हाँ मैं दोबारा ही बता देती हूँ, के एन का मतलब भी आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इन्होंने हमें रिलेशन दिया था बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एंड वॉल्यूम के बीच में, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वॉल्यूम के। मैंने आपको क्या याद करवाया, एवोगैड्रो लॉ को आपको नेवी के नाम से याद रखना है, यानी कि एन और वी के बीच में रिलेशन। तो इन्होंने क्या बोला बेटा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ले लो या अमाउंट ऑफ गैस ले लो। तो बच्चे कांस्टेंट का मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के एक कांस्टेंट लगा दिया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के मैंने क्या लगा दिया, के कांस्टेंट। तो वी की वैल्यू क्या आ गई, के एन। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने क्या बोला कि v की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं बेटा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वो चीज मैंने पुट कर दी। सेम किया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के क्या लगा दिया, कांस्टेंट, के एम बाय एम। अब हमें पता है बच्चे कि डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम में इधर ले आई, मास उधर हो गया, इंटरचेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो m बाय वी को आपने क्या लिख दिया, डेंसिटी। तो हम m को क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू के इंटू डेंसिटी। ये भी एक तरह से हम डेंसिटी की फॉर्म में हमने लॉ को कर दिया। वॉल्यूम की जगह हमने क्या ले लिया, मास। ठीक है, अब सबको समझ आया? मैंने दोबारा रिपीट कर दिया बेटा। एक बार ही दोबारा करूं क्या, सारा मिटा के दोबारा करके बताऊं अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है? यस, एनीवन? यस, किसी बच्चे को अभी भी कंफ्यूजन है? एक बार ही दोबारा ही करते हैं, लेट्स डू इट वंस अगेन। ठीक है, इसको हम इरेज करके ना सारा दोबारा पढ़ते हैं। देखो बच्चे, एवोगैड्रो लॉ को हम किस हिसाब से याद रखेंगे कि एवोगैड्रो इज नेवी। नेवी के नाम से याद रखोगे आप। नेवी का मतलब रिलेशन बिटवीन एन एंड वी। तो उन्होंने किसके बीच में रिलेशन दिया था, अमाउंट और गैस और वॉल्यूम के बीच में। क्या बोला गया था कि बेटा ऑल द गैसेस जिनका वॉल्यूम क्या हो, इक्वल हो, किन कंडीशन में, सेम टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। ठीक है ना, इट स्टेट्स दैट ऑल द गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि मैथमेटिकली इन्होंने क्या बोला था कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो n इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के मैंने क्या लिख दिया बेटा, k कांस्टेंट। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, kv आ गया। अब हमें पता है n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम स्मॉल m बाय कैपिटल M लिख सकते हैं, यानी कि गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये चीज को मैंने n की जगह पुट कर दिया कि m बाय m इज इक्वल टू kv। यहां तक हमने किया। उसके बाद देखो बेटा, हमें डेंसिटी का पता है। नाउ वी नो दैट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, यानी कि m बाय v। अब आपके पास क्या रिलेशन है, m बाय m इज इक्वल टू के वी। ठीक है, अब बच्चे अगर मैं क्या करूं कि m बाय v, ये v इधर ले आऊं और ये m क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाए, m बाय v इज इक्वल टू k इंटू m हो जाएगा। m बाय v क्या आपके पास, डेंसिटी, मींस d इज इक्वल टू k इंटू m। ये डेंसिटी की फॉर्म में हमने एवोगैड्रो लॉ को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब क्लियर हुई बात सबको? यस, नाउ इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को कोई कंफ्यूजन है अब यहाँ तक? यस, दीपा को क्लियर है, और भी बच्चे बता दो फटाफट से। हर्ष, गुड। ठीक है, इट्स क्लियर, वेरी गुड, गुड गुड गुड। चलो आगे चलते हैं।
अब बच्चे एक बारी हम चारों लॉज से आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला लॉ हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ। अच्छा, बॉयल्स लॉ में किसके बीच में रिलेशन था? बॉयल्स लॉ में किसके बीच में रिलेशन आया था? यस, किसी को याद है बॉयल्स लॉ के बारे में बातें? इनको याद ही नहीं होगा। देखते हैं किसको याद है। वॉल्यूम एंड प्रेशर, अरे याद है भाई। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या था बेटा? वीपी। बॉयल्स लॉ को हमने वीपी के नाम से याद रखेंगे कि बॉयल्स जो था वो एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट था। ठीक है, बॉयल को आपने कैसे याद रखना है कि बॉयल जो था वो वीपी था, वाइस प्रेसिडेंट था, जिसने हमें वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन क्या दिया था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये था हमारे पास बॉयल्स लॉ। चार्ल्स को हमने कैसे याद रखा था? चार्ल्स को टीवी देखना बहुत पसंद था, मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब एवोगैद्रो कौन था? जो नेवी में था, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो बच्चे ये तीन लॉ हमने करे। ठीक है, इन तीनों लॉस को मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ ना, V इज इक्वल टू एन टी बाई पी। इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं 1 2 3 को, तो V को लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई हो? यस, वी कैन राइट इट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री लॉस कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन टी बाई पी के। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब देखो बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कोई कांस्टेंट लगाना था, तो मैंने कांस्टेंट लगा दिया R। ठीक है, कोई आर जो है वो हमारे पास कोई गैस कांस्टेंट था, वो चीज को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। तो V इज इक्वल टू आर एन टी बाई पी हो गया, तो यहां से मिल गया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यही तो है आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और वो हमें मिली कैसे? तीनों लॉ से, बॉयल, चार्ल्स और एवोगैड्रो। इन तीनों लॉ को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर हुआ कैसे आई आइडियल गैस इक्वेशन? कुछ बच्चे शुरू में ही पूछ रहे थे मैम आइडियल गैस कैसे आएगी, तो बेटा पहले चारों लॉस पढ़ने थे फिर आइडियल गैस आएगी। सो इन दिस वे यू विल गेट द आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सबको क्लियर है, वेरी गुड। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो गई। अब देखो बेटा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं हम दो दो सिस्टम की बात कर रहे थे ना, सिस्टम वन में आर तो बच्चे कांस्टेंट ही है, आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सपोज नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट थे। क्या सपोज कर लिया हमने? नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या रहेगा? P1V1 इज इक्वल टू एन आर टी वन। ठीक है, मीन्स P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू एन आर, किसी कांस्टेंट के इक्वल। सिस्टम वन की बात करी। सिस्टम टू की बात करेंगे बेटा, P2V2 NRT2, यानी कि P2V2 बाई T2 भी NR के इक्वल है। अब ये दोनों ही NR के इक्वल है, तो यहां से हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन एक और क्या आती है? P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई T2। दिस इज ऑल्सो आइडियल गैस इक्वेशन। ये भी हमारे पास क्या होती है बच्चे? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई? हाँ बच्चे, गेल यूसेक वो वॉल्यूम के बीच में रिलेशन नहीं बता रहा था ना, सो दैट्स वाई ये चीज हमने यूज नहीं करी। हाँ बच्चे, एन दोनों में सेम है। दिस यू कैन सपोज कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के ही सेम थे। ठीक है, ओके शैलेश, रोशनी। ठीक है बच्चे, वो वॉल्यूम के साथ रिलेट नहीं कर रहा था, सो दैट्स वाई हमने उसको गेल यूसेक लॉ को यहाँ पे कंसीडर नहीं करा, सिर्फ इन तीनों से ही करा। ओके, क्लियर? यस, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? अब हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल करे थे ना बच्चे, अब हम आइडियल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, हाँ, आइडियल गैस क्या है बेटा? आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। आइडियल गैस को हमने क्या बोला था कि आइडियल गैस क्या है? एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि इमेजिनरी है, बट उसको कैलकुलेशंस के थ्रू और लॉस के थ्रू कैलकुलेशंस उसकी पॉसिबल है। ठीक है ना, तो ये चीज हमने मानी थी, तो उनको हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि मनगढ़ंत एक गैस है
जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट थ्रू कैलकुलेशंस हम उसके एग्जिस्टेंस को दिखा रहे हैं। तो आइडियल गैस के एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉज को स्टडी किया, और तीनों लॉ को मिला के हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आ गई, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई? यस रोशनी, क्लियर बेटा? न्यूमेरिकल करें अब इस पे। आर गैस कांस्टेंट होता है बच्चे, आर कांस्टेंट लगाया। अच्छा ये मैं लिख देती हूँ, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना बेटा। तो देखो पी क्या है, हमारे पास प्रेशर है, वी बच्चे हमारे पास वॉल्यूम है, एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर क्या होता है गैस कांस्टेंट, और टी क्या होता है टेम्परेचर। आर गैस कांस्टेंट है, जनरली वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन रहती है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू यूनिट्स ये भी वेरी करती रहती है, जनरली 8.314 है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर? यस, नाउ इज इट क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन क्वेश्चन करें फिर, चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन। ओके बेटा, देखते हैं कौन करता है, खुद से करना है ये। एक सैंपल है नाइट्रोजन गैस का, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 1 लीटर, प्रेशर 0.5 एटमोस्फेरिक पे, एट 40 डिग्री सेल्सियस, मींस V1 इज इक्वल टू 1 लीटर, P1 इज इक्वल टू 0.5 एटमोस्फेरिक एंड T1 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द प्रेशर, P2 आपको कैलकुलेट करना है, V2 आपको 225 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और T2 हमें -6 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चे यूनिट्स का ध्यान रखना है, V1 1 लीटर में है और V2 सेंटीमीटर क्यूब में है। सो फर्स्ट स्टेप इज चेंज इट इनटू लीटर, इसको लीटर में चेंज करो। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हु इज गोना टेल मी हाउ वी कैन कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर? कौन बताएगा? यस, हु विल टेल मी, फटाफट से। कोई भी नहीं? अरे, डिवाइडेड बाय 1000, वेरी गुड रोशनी, एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा इनको सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय डिवाइडिंग इनटू 1000। ठीक है, तो 225 को आप बच्चे 1000 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट V2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 0.225 लीटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? T1 और T2 को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना। सो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू केल्विन? केल्विन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही मीनू, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ डेसिमीटर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर को अब चेंज करो केल्विन में, चेंज इन केल्विन। तो केल्विन में कैसे चेंज करते हैं? क्या रहेगा हमारे पास? हाउ वी कैन 273, बिल्कुल सही बच्चे, 273 प्लस करते हैं, जैसे T1 है ना, 273 प्लस 40 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास? 313 केल्विन। T2 -6 है, 273 -6 267 केल्विन। तो अब सारी वैल्यूज हैं आपके पास, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यस, विच फॉर्मूला विल बी यूज? P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको आंसर निकालना है। चलो 2 मिनट दिए सबको, देखते हैं कौन आंसर बताता है मुझे। यस, डू इट, फटाफट से करके दिखाओ, देखते हैं कौन सा बच्चा फटाफट आंसर बता देगा। यस, डू इट, फटाफट। 0.225, बिलाल का आया है आंसर 0.225, और किसी का कुछ आया हो तो फटाफट से शेयर करें। यस, सिर्फ बिलाल ने निकाला और किसी ने नहीं निकाला? देखो बच्चे, ये चीज थी हमारे पास, P1 जो है हमारा
एक सेकंड, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, P1 बचे 0.500 एटमॉस्फेयर था, P2 हमें निकालना था, टू बी कैलकुलेटेड। V1 हमें 1 लीटर दे रखा था, V2 क्या था 225 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हमने लीटर में चेंज किया बाय डिवाइडिंग बाय 1000। T1 बचे हमें क्या दे रखा था 273, केल्विन में चेंज करने के लिए हमने 40 में प्लस किया, वो -6 था यहाँ पे, तो 273 - 6 267। आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। तो P2 की वैल्यू क्या हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, P1 V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय P2 की निकालनी थी तो V2 बाय T1 आ गया। ये आ गया हमारे पास P2 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज पुट कर दी बेटा। प्रेशर की 0.500 थी, 1, टेम्परेचर 267, 313, 0.225। So you will get the value of pressure as 1.89 एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर यूनिट हमने क्यों यूज करी, क्योंकि P1 भी ATM में ही था, एटमोस्फेरिक यूनिट में ही था। That's why we again use P2 is equal to 0.189 एटमोस्फेरिक यूनिट। क्लियर हुआ ये सबको? Yes, is it clear to everyone? Approximate 2। देखो बच्चे, अभी तो ले सकते हो, लेकिन जब नीट और जेई का पेपर रहता है ना, तो कई बार अप्रोक्स बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है, कई बार हो सकता है आपको ऑप्शंस ही क्या दे रखे हों, ऑप्शंस ही इस तरह के दे रखे होंगे कि अच्छा बताओ, फिर एक में दे दिया 1.89 ए ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपको 2.25 दे दिया, थर्ड ऑप्शन आपको 2.01 दे दिया, और फिर डी ऑप्शन हमें क्या दे दिया, फोर्थ ऑप्शन ए बी सी डी कर लेते हैं। ये 2.01 था और ये दे दिया 1.93। तो इस केस में फिर आपको राउंड ऑफ नहीं करना, वो चीज सीधा निकालनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस का थोड़ा ध्यान रखेंगे सब बच्चे। क्लियर ये बात? हम्म। अब देखो नेक्स्ट, ये फटाफट से निकाल सकते हो आप। कैलकुलेट करना है आपको टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 4, n इज इक्वल टू बच्चे 4 दे रखा है, वॉल्यूम आपको 5 दे रखा है, प्रेशर आपको 3.32 बार दे रखा है। अब देखो ये r की वैल्यू भी इन्होंने डेसीमीटर क्यूब में ही दे रखी है और वॉल्यूम भी डेसीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रेशर भी बार में है, वो भी बार में है, तो दिस वुड बी 0.083। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी करके फॉर्मूला निकाल लो, फटाफट से निकालो, क्या आएगा वॉल्यूम, डू इट। एटमॉस्फेयर प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, एटीएम इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इटसेल्फ। जैसे यहाँ पे हमने बेटा बार यूज करी है ना, जैसे प्रेशर की यूनिट बार भी हो सकती है, एटीएम भी होती है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी होती है। सो दिस इज वन ऑफ द यूनिट्स। ठीक है, एटीएम हमारे पास प्रेशर की यूनिट होती है, एटमॉस्फेरिक यूनिट बोलते हैं हम उसको। ठीक है, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक यूनिट, नॉट एनी ट्रांसफर मनी, एनी टाइम मनी। वो एटीएम दूसरे वाला होता है ना, एनी टाइम मनी, वो वाला नहीं, लेकिन ये। ठीक है, क्या आ गया टेम्परेचर बच्चों का, 323 केल्विन। अच्छा, अरे वेरी गुड, बड़ा फास्टली निकाल लिया। ऐसा है क्या, सबका यही आ रहा है? अमन का 323 केल्विन आ रहा है, बाकी बच्चों का क्या आंसर आ रहा है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो लगाना था इतना। 50 केल्विन, अरे अरे बेटा गलती कर दी। N4 है, V5 है, प्रेशर 3.32 है, आर आपको 0.083 दे रखा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो टी क्या हो जाएगा, पीवी बाय एन आर, यानी कि पी कितना है हमारे पास 3.32, वॉल्यूम है हमारा 5, एन है बच्चे 4 और आर है 0.083। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 50 केल्विन। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 50 केल्विन। ठीक है, हाँ 50 है। अच्छा 50 आ रहा था, आपने 273 में ऐड कर दिया, नहीं नहीं नहीं, वहीं तक निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आर की वैल्यू देख लो, ये केल्विन में है ना, तो ऑलरेडी आपका आंसर केल्विन में ही आएगा। डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो आंसर वुड बी 50। ओके,
ये वाला क्वेश्चन हुआ सबका? क्लियर हुआ बच्चे? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो फटाफट से। ऐसा कोई नहीं है कि पूछना नहीं है हमने, शर्माना नहीं है, पूछो। यस, फटाफट से। कोई बोल क्यों नहीं रहा है? डन, शैलेश का हो गया, और बाकी बच्चों का क्या हुआ है? दुख हो गया उनको कि हमसे हो नहीं पाया? डन। तो करो ना बेटा फटाफट से। बताओ तो सही, आयुष, श्रुति, तनिष्का, निशा। चलो, सबको क्लियर है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे मतलब घर से आगे मत निकल जाना, क्लास में थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना? चलो, लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम करेंगे बच्चे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? ये बच्चे डाल्टन का जो लॉ है ना, वो कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे ही होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। क्या बोला गया था कि जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना नॉन रिएक्टिव गैसेस। अच्छा, ये वर्ड आया है बच्चे नॉन रिएक्टिव गैसेस का। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिएक्टिव गैसेस? नॉन रिएक्टिव गैसेस का क्या मतलब होता है? Who's gonna tell me नॉन रिएक्टिव गैसेस? फटाफट से बताओ। नोबल, वेरी गुड शैलेश, वेरी गुड बच्चे। नोबल गैसेस जनरली कंसीडर्ड एज नॉन रिएक्टिव गैसेस, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती। तो उन्होंने क्या बोला कि वैसे तो ये बट ऑब्वियस चीज थी कि टोटल प्रेशर, ज्यादा कुछ खास बात तो उन्होंने नहीं बताई हमें, ठीक है, कि टोटल प्रेशर जो है बेटा वो सबके इंडिविजुअल प्रेशर के इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि बच्चों मेरे को 1000 रुपीज चाहिए, इफ आई सेड कि मुझे 1000 रुपीज चाहिए, और आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हो, तो सबकी कॉन्ट्री करके मेरे को 1000 रुपीज चाहिए थे, ठीक है ना? तो आप 10 बच्चों से 100 100 रुपए ले लोगे, सो दैट वुड बी द टोटल कॉन्ट्री, ठीक है ना? टोटल कॉन्ट्री हम कैसे गिनते हैं कि इंडिविजुअल बच्चों ने कितने पैसे दिए। तो यही डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में था कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे जो टोटल प्रेशर होगा किसी मिक्सचर का, नॉन रिएक्टिव गैसेस का, वो इक्वल होगा उनके पार्शियल प्रेशर के सम के। दैट वुड बी इक्वल्स द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। और जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बेटा हर एक इंडिविजुअल गैस से, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे शो करते हैं? P total is equal to P1 plus P2 plus P3 up to so on। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई डाल्टन वाली? यस और नो? एक बारी मैं दोबारा भी बात कर लेते हैं डाल्टन लॉ ऑफ प्रेशर को, कि जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड, दैट मींस द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the pressure of partial pressure of individual gases। जो हर एक इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर होगा ना, उन्हीं का सम बेटा टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई हो, प्लीज आस्क। यस, यस, हाँ, इनर्ट गैस, नोबल गैस बेटा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन वाली, ठीक है, वही गैसेस। ओके, देखो बेटा मैं क्या कह रही हूँ, बहुत सिंपल सी बात है कि जो टोटल प्रेशर होता है ना नॉन रिएक्टिव गैसेस का, वो इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। यानी कि अगर आपके पास बचे 4 गैसेस हैं, मान लो P4 तक है, तो उसका जो P टोटल होगा ना, वो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 होगा। यानी कि टोटल प्रेशर जो है गैसेस का, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर, कि इंडिविजुअल प्रेशर का टोटल होगा वो। ठीक है ना? अगर 4 गैसेस थी तो पी टोटल क्या होगा? P1 P2 P3 और P4 का सम। ये चीज बोली गई। ये क्लियर हुआ अभी? यस मानसी? पार्शियल प्रेशर मतलब बेटा इंडिविजुअल का प्रेशर। जहां पे हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, मींस इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल का क्या मतलब हुआ? एक अकेले बंदे का, एक अकेली गैस का प्रेशर, यानी कि P1।
एक P1 को आप पार्शियल प्रेशर बोल सकते हो सिर्फ P2 वाले का, दैट इज पार्शियल प्रेशर सिर्फ P3 वाले का। जो अकेले अकेले का प्रेशर होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यस। रोशनी समझ आया बेटा? यस, इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, तो ये बात थी। अब देखो, अब मैं आपको बच्चे एक चीज बताती हूँ कि हम पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सबको पता है ना क्या होता है? यस, एवरीवन नोज अबाउट मोल फ्रैक्शन, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब मोल फ्रैक्शन में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लेट सपोज हमने P1 की वैल्यू, देखो बेटा डाल्टन लॉ में एक चीज हमने पहले ही पढ़ी है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, वॉल्यूम। वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा, यानी कि टीवी कांस्टेंट है इसमें। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो फर्स्ट वाला हम लिखेंगे P1 इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी। N1 आर तो कांस्टेंट होता है, ये टी भी कांस्टेंट है, टी और वी भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ P1 और N1 वेरी करेंगे। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू N2 आर टी बाय वी, P3 क्या आ जाएगा, N3 आर टी बाय वी। अब हम प्लस करते हैं P1 P2 P3 को, N1 आर टी बाय वी प्लस N2 आर टी बाय वी प्लस N3 आर टी बाय वी। आर टी बाय वी बेटा कांस्टेंट है, ले लो इसको कांस्टेंट, N1 N2 N3। P1 P2 P3 क्या है, P टोटल। ठीक है, आपके पास P टोटल क्या आ गया, आर टी बाय वी, N1 प्लस N2 प्लस N3। मान लो ये इक्वेशन 1 है। अब मैंने क्या करा, P1 को डिवाइड करना है P टोटल से, P1 डिवाइडेड बाय P टोटल, ये क्या बचे, N1 आर टी बाय वी। इसको डिवाइड में लेके जाओगे उल्टा हो जाएगा, ऊपर आएगा V, नीचे आर टी बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। आर टी कैंसल, V कैंसल, बचा क्या आपके पास, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। हो गया ये X1 के इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बचे यही तो होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, फर्स्ट सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वॉइस मेरी क्लियर नहीं है? यस, एम आई क्लियरली ऑडिबल? एक बारी प्लीज मुझे बता दो। यस, रोशनी, सुमित, मानसी, यस, फिरोज, बच्चे एक बारी रिज्वाइन करके देख लो। तो ये बात सबको समझ आई, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन वाला। देखो दोबारा से मैं बताती हूँ बच्चे, प्रेशर क्या होता है, P1 की वैल्यू क्या थी, N1 RT बाय V। ऐसे ही P2 की वैल्यू N2 RT बाय V और N3 RT बाय V। तीनों को हमने टोटल कर लिया, N1 RT बाय V प्लस N2 RT बाय V और N3 RT बाय V। RT बाय V बच्चे कांस्टेंट था, उसको बाहर ले लिया। N1 प्लस N2 प्लस N3 हमने कॉमन रख लिया। ठीक है ना, RT बाय V को कॉमन लेके आपके पास बचा क्या, N1 N2 बाय N3। अब P टोटल को मैंने P1 को, इस वाले P1 को मान लो ये सेकेंड इक्वेशन मान ली मैंने, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया। P1 को डिवाइड किया P टोटल से, यू विल गेट N1 बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। यही होता है बेटा X1, यही मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकाल रहे थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस यस, क्लियर है सबको? वेरी गुड बेटा, सो दैट्स रियली नाइस, सबको क्लियर है। चलो, अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। इसके कुछ पोस्टुलेट है, लेट्स स्टडी दिस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या आ रहा है बच्चे हमारे पास, कि जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं ना, N1 कैसे आया, अरे अरे पीछे चलते हैं बेटा, वो तो हमने डिफरेंट केसेस लिए हैं ना। P1 में नंबर ऑफ मोल्स N1 होंगे, P2 में N2 होंगे और P3 में N3 होंगे। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने P1 को P टोटल से डिवाइड किया है। ठीक है ना, मैंने क्या करा, P1 को P टोटल से डिवाइड कर दिया। ओके, सो इन दिस वे यू विल गेट द N1। क्लियर हुई आकाश बेटा बात? यस और नो?
देखो बच्चे N1 हमने 3 केसेस लिए ना, एक केस में P1 लिया, P2 लिया और P3 लिया। तो P1 के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी N1 के अकॉर्डिंग आएंगे, N1 RT बाय V। P2 में क्या आ जाएगा, N2 RT बाय V। P3 में N3 R बाय V। ठीक है, वो चीज ठीक है ना, अब क्लियर होगा। चलो, अब हम बच्चे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहला क्या है पॉइंट, कि गैसेस जो हैं वो बहुत छोटे-छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है। यानी कि गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक गैस में बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो बच्चे साइज होता है ना इंडिविजुअल पार्टिकल का, उसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पूरे रूम में ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना, ऐसा है ना, मेरा पूरा रूम जो है नहीं तो मुझे तो नींद नहीं आ रही। हाँ, मेरी थोड़ी आईज़ को वो हो रही है इचिंग। वो क्या कहते हैं, मौसम चेंज हुआ है ना, तो थोड़ा कोल्ड वगैरह से आईज़ में इचिंग हो रही है, तो लग रहा होगा। ठीक है? ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे नींद आ रही है। सो देखो चलो लेट्स बैक टू द टॉपिक। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या होता है बेटा, जो गैसेस हैं उसमें बहुत छोटे-छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के। ठीक है? अब साइज जो है इंडिविजुअल पार्टिकल का, दैट वी कैन कंसीडर्ड एज़ नेग्लिजिबल। इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या मतलब है, अब हम देखते हैं कि बेटा मेरा पूरा रूम जो है उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल का पूरे रूम के कंपैरिजन में साइज देखूं तो हम क्या कहेंगे, वो तो बहुत छोटा है। ठीक है ना, दैट साइज इज रियली वेरी स्मॉल, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। और जो भी मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करती है वो एम्प्टी स्पेस होती है। ठीक है ना, गैस तो एम्प्टी स्पेस में ही रहेगी। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरे रूम में बहुत सारी ऑक्सीजन है तो बेड नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। जितनी भी एम्प्टी स्पेस होती है गैस उसको कवर कर लेती है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट 1 सेकेंड। सॉरी फॉर द एक्सक्यूज, यस, कम बैक टू द टॉपिक। वो फ़ोन आ गया था ना, अब क्या मैं आपको वो आवाज़ नहीं सुननी चाहिए थी, ये चुननी चाहिए, ठीक है? रिपीट करते हैं। तो देखो बेटा क्या बात करी मैंने, कि गैस जो है ना वो छोटे-छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी है। और जो गैस का एक इंडिविजुअल पार्टिकल है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज एम्प्टी स्पेस। जितना भी वॉल्यूम बच्चे कोई गैस ऑक्यूपाई करती है वो एम्प्टी स्पेस ही रहता है। जनरली आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने क्या बोला कि मेरे पूरे रूम में ऑक्सीजन गैस है ना? तभी मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो कि बहुत ऑक्सीजन गैस है, एयर के मीडियम से मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। बट अगर मैं पूरे रूम के कंपैरेटिवली ऑक्सीजन का एक छोटा-सा मॉलिक्यूल कंसीडर करूँ, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, उसका साइज़ पूरे रूम के कंपैरेटिवली बहुत छोटा होगा। और जितनी भी बेटा गैस ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम स्पेस में, वो खाली होता है। अब अगर ऑक्सीजन है मेरे आस-पास, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हाथ नहीं चल सकते। ठीक है ना? वो स्पेस जो है वो जनरली क्या रहता है, खाली रहता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा गैस के, वो रैंडमली मोशन में होते हैं। वो मोशन में ही चलते रहते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। ठीक है, सो जैसे ही बेटा मॉलिक्यूल्स जो है गैस के वो कोलाइड करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, तो मॉलिक्यूल्स इम्पार्ट करते हैं सम मोमेंटम टू द वॉल्स। मोमेंटम का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? फिजिक्स पढ़ी होगी सबने मोमेंटम। बिल्कुल सही शैलेश, एमवी। P इज इक्वल टू mv, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है ना, मास इनटू वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो मोमेंटम है दैट वुड बी कंसीडर्ड एज मास इनटू वेलोसिटी। कि जब भी कोई मॉलिक्यूल वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराता है ना बेटा, तो कहीं ना कहीं जहां पे मोशन आएगा वहां पे वेलोसिटी का जिक्र जरूर होगा। मोशन है तो बेटा कोई स्पीड होगी, स्पीड के अकॉर्डिंगली कोई वेलोसिटी होगी। तो जब भी वो आपस में टकराते हैं या फिर वो कंटेनर के साथ टकराते हैं, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम प्रोड्यूस होता है।
नेक्स्ट में क्या बोला गया कि जो कोलिजन है बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। जो मॉलिक्यूल्स और वॉल्स के बीच में क्या रहेगा, कोलिजन रहेगा, वो परफेक्टली इलास्टिक है। यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं होता एक कोलिजन हुआ, अगर कोई मॉलिक्यूल दीवार पे जाके या किसी के कंटेनर के साथ जाके टकराया तो वह वहीं चिपक जाएगा, वो दोबारा से अपनी शेप पे आ जाता है, क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूसली मोशन में है, एक बार ही टकराएगा फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा फिर वापस आएगा। तो दैट मीन्स कि वो परफेक्टली इलास्टिक है। और फिफ्थ ये वाला पॉइंट भी देखो बेटा, जब हमने रियल गैस पढ़ी थी ना, तो ये तो हमने assumption में लिखा ही था पॉइंट। याद है ये वाला पॉइंट कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन जीरो होगी। यस, याद है ना कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव ऑलमोस्ट जीरो इंटरेक्शन, उनमें जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो वही चीज उन्होंने बोली है कि मॉलिक्यूल्स कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगाते एक दूसरे पे, सिर्फ जब बेटा कोलिजन होती है ना, जब वो आपस में टकराते हैं तब वो रिपेल करते हैं, टकरा के वो एक दूसरे से फिर से दूर दूर चले जाते हैं। ऑल्दो एज सच उनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होती। ठीक है, और क्या था, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पीड की वो बेटा कांस्टेंट रहती है, यानी कि जितनी स्पीड हमने देनी है गैसेस मॉलिक्यूल को वो तो हमारी कांस्टेंट है, लेकिन इंडिविजुअल स्पीड जो है गैसेस की वो कम ज्यादा होती रहती है, कभी वो फास्ट मूव करते हैं कभी स्लो मूव करते हैं, बट ओवरऑल कांस्टेंट रहती है स्पीड। अब बात आई कि बच्चे अगर गैसेस की स्पीड वेरी कर रही है तो ऑब्वियसली उनकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। तो अगर बच्चे किसी की भी वेरिएबल स्पीड है, गैसेस मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पीड है, हर किसी की अलग स्पीड है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी ही हायर क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये बात क्लियर हुई सबको? यस। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड क्यों नहीं होती, क्योंकि बेटा वेरी कर रही है ना वो, उसमें क्या रहता है कि अगर स्पीड वेरी कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी। ठीक है, एक बारी दोबारा सारे पॉइंट्स हम देखते हैं। लेट्स वंस अगेन रीड ऑल द पॉइंट्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या है बच्चे, गैसेस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो गैसेस हैं वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है। और जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है किसी भी गैस का, उसको हम पूरी गैस के अकॉर्डिंगली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने बोला था ना, मेरा पूरा रूम जो है दैट इज फुल ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर मुझे बच्चे सिर्फ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल देखना हो, उसका पूरे रूम के कंपैरेटिवली साइज क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्मॉल। आप ऐसे मान सकते हो कि ये एक पूरा क्रिकेट ग्राउंड था, पूरे काफी बड़ा होता है ना क्रिकेट ग्राउंड, और ये बॉल है। तो बॉल का बच्चे क्रिकेट ग्राउंड के आगे साइज हम निग्लेक्ट ही कर देते हैं कि उसको तो क्या ही मापेंगे। और जो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है गैस, वो खाली जगह ही होती है। गैस हमेशा खाली जगह को ज्यादा प्रेफर करती है, ठीक है ना, भरी हुई जगह में कम भरती है, लेकिन खाली जगह में गैस को बहुत सारा स्पेस मिल जाता है फ्लो करने के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। ठीक है, मोशन में रहते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराते हैं। तो जैसे ही मॉलिक्यूल वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकराते हैं तो वो कुछ मोमेंटम आ जाता है उनमें वॉल्स में। और जो कोलिजन है बेटा वॉल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है कि ये नहीं है कि अगर वो यहाँ पे जाके टकराए हैं तो यहीं के यहीं जम जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो दोबारा से वापस आ जाते हैं और फिर मूव करना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स द थिंग। नेक्स्ट क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं लगाते। जब कोलिजन होती है, जब वो एक दूसरे से टकराते हैं, तब थोड़ी बहुत फोर्स जो है उनमें लगती है, ठीक है ना, टकरा के एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो मीन्स रिपल्शन जो है वो आती है, ऑल्दो बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। थर्ड क्या बोला, उसके बाद क्या बोला हमने कि जो स्पीड की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ओवरऑल में बच्चे स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बट ये हो सकता है कि इंडिविजुअल गैसेस की स्पीड जो है वेरी करती रहे। कई बारी कोई मॉलिक्यूल टकरा के ज्यादा दूर चला जाता है, कई बारी उसकी स्पीड कम रह जाती है, तो वो चीज वेरी करेगी। ठीक है ना, तो इंडिविजुअल की बेटा स्पीड वेरी कर सकती है, बट ओवरऑल कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको 1000 रुपीज दिए,
अपनी क्लास के बच्चों में बाँट लेना। अब हो सकता है कि कोई जो बाँटने वाला हो, उसका दोस्त कोई ज़्यादा ख़ास हो, वो उसको 100 दे दे, दूसरे वाले को 50 दे दे, बट वो अमाउंट कांस्टेंट है, 1000 ही बाँट रहे हैं, ठीक है ना? तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पीड की वो कांस्टेंट रहेगी, बट इंडिविजुअल गैसेस के हिसाब से वो बदलती रहेगी। अगर गैसेस विल हैव वेरिएबल स्पीड, दे आल्सो मस्ट हैव वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। अगर बच्चे स्पीड वेरी कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करती है। और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज्यादा मूवमेंट जो है आसान हो जाती है। क्लियर? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। चलो आज हम इतना ही कर